Hello dear students, today we are going to discuss our chapter Kings and Chronicles, and we are going to start our topic, that is 8.2, and the name of the topic is Information and Empire. लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारा जो कल टॉपिक चल रहा था दैट इज़ इम्पीरियल ऑफिशियल्स, उसमें से एक टॉपिक जो था वो रह गया था जिसे आज हम कंप्लीट करेंगे. दैट इज़ क्या हो रहा था कि हमें पता है कि इम्पीरियल ऑफिशियल्स जो थे वो वहाँ पर रखे जा रहे थे. स्टार्टिंग में जो था अर्लीस्ट टाइम पे 2 टाइप्स के ऑफिशियल्स रखे जाते थे, दैट इज़ ईरानियंस एंड तुरानीज. फिर धीरे धीरे राजपूत्स और मराठास की एंट्री हो गई थी. ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था. रैंक भी पढ़ा था कि इम्पीरियल ऑफिशियल्स के रैंक भी वहाँ पे डिफ़ाइन किए जाते थे. तो ऑफिसर्स जो होते थे उनके रैंक्स डिफ़ाइन किए जाते थे और 2 बेसिस हुआ करते थे जिससे उनके रैंक्स का हमें पता चलता था कि ये कौन से रैंक का ऑफिसर है, ऑफिशियल पर्सन है. तो वो 2 रैंक्स थे, वन इज़ जात एंड अदर इज़ सवर. तो जो जात का मतलब हमें यहाँ से ये पता चलता था कि वो उस हायरार्की में यानी उस सीक्वेंस में कौन सी पोजीशन पे ऑफिसर जो है वो लाई करता है, यानी कौन सी जगह पर वो है, कौन सी पोस्ट पे है, हायर पोस्ट पे है, हाईएस्ट पोस्ट पे है, लो पोस्ट पे है, लोअर पोस्ट पे है, लोवेस्ट पोस्ट पे है या मिडल पोस्ट पे, जो भी उनके रैंक सिस्टम वहाँ पे डिफाइन थे. तो जात से हमें उनकी पोजीशन का पता चलता था हायरार्की के अंदर, और साथ ही साथ सैलरी से यानी मनसबदार से हमें ये पता चलता था, मनसब से ये पता चलता था कि ये कौन सी रैंक का ऑफिसर है, यानी उनकी सैलरी से हमें ये डेफिनेट हो जाता था कि ये कौन से रैंक का ऑफिसर था. तो वहाँ पे ऑब्वियसली क्या था, रैंक सिस्टम था ऑफिशियल्स के अंदर. और दूसरा सवर मीन्स नंबर ऑफ हॉर्समैन, कि उस पर्सन के पास कितने हॉर्समैन होंगे, उससे भी हमें उस ऑफिसर के रैंक का पता चल जाता था. तो 17वीं सेंचुरी में क्या हुआ था कि ऐसे मनसबदार जिनका जो रैंक था वो 1000 था या उनसे ऊपर का रैंक था, यानी 1000 रैंक या उनसे ऊपर का रैंक होना, उसे नोबल्स डिफाइन कर दिया जाता था. क्या कर दिया जाता था? नोबल्स डिफाइन कर दिया जाता था, यानी जिसे उमारा कहा जाता है, जिसे प्लूरल ऑफ अमीर. अमीर हमें पता ये एक टाइटल था, जिसने ए लेटर खरीदा था मीर खान ने तो उसका नाम अमीर बन गया था, यानी अमीर वहाँ पे एक टाइटल था. तो वो क्या था? उमारा था, यानी प्लूरल ऑफ अमीर, यानी अमीर ऑफ अमीर. तो नोबल्स उसे डिफाइन कर दिया जाता था. जो 1000 रैंक का पर्सन हुआ करता था या उससे ऊपर के रैंक का वो पर्सन हुआ करता था, उसे नोबल्स डिफाइन कर दिया था. तो ये टॉपिक था जो हमारा कल रह गया था. आज जो है ये इम्पीरियल ऑफिशियल्स हमारा बिल्कुल टोटली कंप्लीट हो चुका है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड एम्पायर. तो उस टाइम पे भी क्या होता था, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड रखा जाता था. जैसे आज के टाइम में भी देखो, जो इंफॉर्मेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव की या एडमिनिस्ट्रेशन की या कोई भी इंफॉर्मेशन है वो एक कंट्री में बिल्कुल ही सेफली रिकॉर्ड की जाती है. अगर हम किसी गवर्नमेंट ऑफिसेज में चले जाएं तो वहाँ पे हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है. और आजकल तो कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्डिंग है सारी, हम कंप्यूटर के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन को, डाटा को सेव करके रख सकते हैं. तो वहाँ पे भी क्या हो रही थी, इंफॉर्मेशन को बड़े ही तरीके से संभाल के रखा जाता था. और जो इंफॉर्मेशन होती थी वो एग्जैक्ट बिल्कुल सही और डिटेल्ड रिकॉर्ड होते थे. यानी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसेस था वो बिल्कुल एग्जैक्ट था और डिटेल फॉर्म में था. तो मीर बख्शी, अगर आपको याद हो तो कौन थे वो मीर बख्शी? जो पे मास्टर जनरल थे, जो एम्परर के बिल्कुल राइट साइड में रहते थे. वो अपॉइंटमेंट और वो सब कुछ अनाउंस करते थे, सैलरी वगैरह अनाउंस किया करते थे. तो मीर बख्शी वही पर्सन थे जो सारे सिस्टम को सुपरवाइज किया करते थे, यानी उन सारे कॉप्स को जो अपने अपने कोर्ट के राइटर्स, मतलब जो कोर्ट के राइटर्स होते थे उनके ऊपर जो कॉप्स होते थे उनको जो सुपरवाइज करता था वो मीर बख्शी करता था. और उन्हें क्या कहा गया था? वाक्यानविस कहा गया था. वाक्यानविस मतलब ऐसे पर्सन जो कोर्ट में यानी डिफरेंट कोर्ट में क्या किया करते थे,
राइटिंग वर्क या सारे रिकॉर्ड को कीप किया करते थे, रखा करते थे। तो वाक्यानवीस ऐसे पर्सन थे जो सारे डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड करते थे कोर्ट के, और इंपीरियल ऑर्डर्स का भी वो बिल्कुल रिकॉर्ड सिस्टम रखा करते थे, जिसे फरमान कहा गया, यानी उनके पास सारे फरमान्स की भी डिटेल डिस्क्रिप्शन हुआ करती थी। अब हम बात करेंगे एजेंट्स ऑफ नॉबल्स, यानी जो नॉबल्स के एजेंट होते थे जिन्हें वकील कहा जाता था, वो क्या करते थे, वो भी सारी प्रोसीडिंग जो कोर्ट में हुआ करती थी, यानी उन कोर्ट, हमें जैसे पता है कि जो शहंशाह थे यानी एम्परर जो थे वो अपने नॉबल्स को ड्यूटीज़ वगैरह दे देते थे और उनका भी क्या होता था, कोर्ट वगैरह बनता था। तो उनके जो एजेंट्स हुआ करते थे जिन्हें वकील कहा करते थे, वो भी उस कोर्ट की क्या करते थे, सारी प्रोसीडिंग को नोट किया करते थे। और ये सारी प्रोसीडिंग जिस बुक में रिकॉर्ड की जाती थी उस बुक्स को कहा जाता था न्यूज़ फ्रॉम एग्जल्टेड कोर्ट, यानी खबरें, सारी बातें कहाँ की, एग्जल्टेड मतलब सबसे ऊंचा, कोर्ट मतलब कोर्ट जो राजा का दरबार हुआ करता था, तो वहाँ की सारी न्यूज़, जिसे किस नाम की बुक में रखा जाता था, अखबरत ए दरबार ए मुला, यानी उसे क्या कहा जाता था, अकबरत ए दरबार ए मुला। तो इस अकबरत में क्या क्या रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस अकबरत नाम की जो बुक होती थी उसमें कोर्ट सेशन के सारे डेट और टाइम मेंशन होते थे, यानी किस किस समय पे कोर्ट लगा और उसका टाइम डेट क्या था, उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो था उसमें रखा जाता था, जिसे पहर कहा जाता है। ये नहीं कि हमें सिर्फ इंग्लिश वर्ड्स ही यूज़ करने हैं, लर्न करने हैं, हमें दोनों लैंग्वेज के वर्ड्स आने चाहिए, मुस्लिम लैंग्वेज के भी और इंग्लिश लैंग्वेज के, यानी उर्दू लैंग्वेज के वर्ड्स भी, यानी पहर। इस चैप्टर से हमने ये सारा कुछ भी गेन करना है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हमारे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उनके लिए, उनको अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव बनाने के लिए, ताकि पूरे के पूरे नंबर जो हैं हम गेन कर पाएँ, तो ऐसे वर्ड्स हमने अपने लर्न करने हैं। तो उस टाइम उसको क्या कहा जाता था, पहर कहा जाता था, यानी कोर्ट सेशन का जो डेट एंड टाइम था जो रिकॉर्ड किया जाता था किसमें, अकबरत में। और साथ ही साथ अटेंडेंस एट कोर्ट, यानी कोर्ट में कौन किस टाइम पे आया, कौन किस टाइम पे गया, वो सारा सिस्टम भी इस बुक के अंदर रखा जाता था। साथ ही साथ ग्रांट ऑफ ऑफिसेज, यानी कौन कौन से ऑफिसर को कौन कौन सी जगह ग्रांट की गई, वो सारा भी मेंशन किया जाता था। साथ ही टाइटल्स भी, किस बंदे को कौन सा टाइटल दिया गया है, किस वजह से दिया गया है, वो सारे के सारी रिकॉर्डिंग भी उस बुक में की जाती थी। साथ ही साथ डिप्लोमेटिक सेशंस, मैंने आपको पहले भी बताया था, डिप्लोमेटिक रिलेशंस मींस जो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ एक कंट्री के रिलेशन होते हैं और उसके डिप्लोमेट्स जो हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आते जाते हैं, वो सारा रिकॉर्ड भी इस बुक में रखा जाता था। साथ ही साथ प्रेजेंट रिसीव्ड, यानी कौन कौन से गिफ्ट्स कहाँ कहाँ से आए हैं, ये सारी रिकॉर्डिंग भी अकबरत में रखी जाती थी। और साथ ही साथ जो एम्परर इंक्वायरीज करता था ऑफिसर्स की हेल्थ के अबाउट के बारे में, यानी हेल्थ के बारे में मतलब जिससे ये पता चलता था कि कौन सा ऑफिसर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसकी क्वालिटी यानी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ है, जो एफिशिएंट है, इफेक्टिव है, वो कौन से ऑफिसर्स हैं, उनकी सारी की सारी इंक्वायरीज जो थी वो एम्परर द्वारा की जाती थी। तो उसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था। तो ये सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो कहाँ रखे जाते थे, एक बुक में रखे जाते थे जिसे अकबरत ए दरबार ए मुला कहा जाता था। यानी हमने सिर्फ एक ही नाम याद करना है, अकबरत। ठीक है जी। तो उस टाइम पे भी, यानी जब ये क्या कहते हैं, रॉयल एलाइट्स चल रहे थे, यानी रूलर सिस्टम चल रहा था, मोनार्की सिस्टम चल रहा था, तो उस टाइम पे भी जो इन्फॉर्मेशन थी वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसफ़र की जाती थी। जैसे आज के टाइम में भी इंफॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, लेकिन आज का जो टाइम है वो सुपर फास्ट है, यानी हम नेटवर्क के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू इंफॉर्मेशन को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते थे। लेकिन ये जो उस टाइम पे जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जाती थी दैट इज़ मैनुअली, नॉट मशीनरी, या हम कहेंगे बाय टेक्नोलॉजी। तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, मैनुअली ही जो थी इंफॉर्मेशन
ट्रांसपोर्ट की जाती थी, ट्रांसफ़र की जाती थी। तो उस टाइम पीरियड पे भी इंफॉर्मेशन बड़ी ईजिली ट्रांसफ़र की जाती थी एक जगह से दूसरी जगह। तो इन्फॉर्मेशन जिस तरह से दी जाती थी, पहले वो समझ लेते हैं कि कैसे इन्फॉर्मेशन को भेजा जाता था। तो इन्फॉर्मेशन को एक पेपर के ऊपर इन्फॉर्मेशन लिख के उसको रोल करके और उसे एक बैम्बू कंटेनर यानी बैम्बू बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता था। बड़े ही रॉयल तरीके से, शाही तरीके से इन्फॉर्मेशन को भेजा जाता था। तो एक बैम्बू कंटेनर्स को आपने देखा भी होगा सीरियल्स मूवीज़ में, तो एक बहुत सुंदर सा कंटेनर यानी बॉक्स होता है, उसके अंदर पेपर को फोल्ड करके इन्फॉर्मेशन को भेजा जाता था। तो इन्फॉर्मेशन को ले जाने का और वापस लाने का जो काम किया करते थे वो फुट रनर्स किया करते थे, यानी सेवक किया करते थे, जो खुद जाकर इन्फॉर्मेशन को लाते थे या देकर आते थे, जिन्हें कासिद या पथमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पथमर कहा जाता है। और ये लूप की तरह काम करते थे, जैसे एक राजा ने इन्फॉर्मेशन दी, वो दूसरे राजा के पास जाके इस इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोज करते हैं और फिर उस राजा से ये जवाब लेके अपने राजा के पास इसका आते हैं। फिर उसका जो फीडबैक होगा वापस उस राजा को दिया जाएगा, फिर राजा जो था वो अब उसका फीडबैक वापस अपने राजा को देगा। तो ये इस तरह का जो लूप का काम करते थे ये फुट रनर्स करते थे, जिन्हें कासिद या पथमाहर कहा जाता था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वहाँ पर इंफॉर्मेशन जो थी वो कैसे कलेक्ट की जाती थी, कैसे उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता था। यानी जो ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पे उस टाइम पीरियड में भी हो रही थी। कौन से टाइम पीरियड में? मोनार्की टाइम पीरियड में। ठीक है जी। Now we are moving to our next topic, that is 8.3 and the name of the topic is Beyond the Center, Provincial Admin। तो यहाँ हम बात करेंगे कि सेंटर के अलावा भी वहाँ पे क्या सिस्टम चल रहे थे। उसके बाद जैसे हमारी जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जैसे हमें पता ही है, और हमारी जो कंट्री की पावर है वो कैसे डिवाइड की गई है। मेन जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी है, यानी जो सेंटर ने डिसीज़न ले लिए, और कुछ जो डिसीज़न है पर्टिकुलर स्टेट के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है, जिसकी अथॉरिटी किसने दे रखी है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे रखी है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या दे रखी है? कुछ जो अथॉरिटी है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को दे रखी है। फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने अपनी आगे सब डिवाइडेड कर रखी है अथॉरिटी को, जैसे विलेजेस के सरपंच वगैरह हो गए, पंचायत वगैरह हो गए, उनको दे रखी है। तो इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी चल रहा था, अथॉरिटी चल रहा था, यानी डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करता है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करना। ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो अथॉरिटी थी वो ट्रांसफ़र की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और आगे जो भी लोकल बॉडीज़ हैं उसके अंडर। तो उस टाइम पीरियड में भी क्या था कि जो अथॉरिटी थी उनको डिवाइड किया गया था। जो मेन काम कर रही थी वो सेंटर कर रही थी, यानी जो किंग था, जो एम्पायर का फोर्ट था, सेंटर था, वहाँ पे लिया जा रहा था। उसके अलावा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी थे। प्रोविंशियल मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी, डिफरेंट एरियाज थे जिन्हें स्टेट कहा गया था। तो डिवीज़न ऑफ फंक्शन एस्टैब्लिश किए गए थे सेंटर पे, डिवाइडेड इन प्रोविंसेस, कि फंक्शंस को बांट दिया गया था, लेकिन बांटने का काम किया गया था सेंटर में, लेकिन ये जो काम था वो बांटा गया था प्रोविंसेस के बीच में, यानी स्टेट्स के बीच में, जिन्हें उस टाइम पीरियड पे क्या कहते हैं? सूबाज कहते हैं। क्या कहते हैं? सूबाज। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो चैप्टर है हमारा 8 मार्क्स का, इसमें से एक तो लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है, साथ ही ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये चैप्टर और एक भक्ति सूफी वाला, इस बुक में से हमारे ये 2 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो 2 क्वेश्चंस लॉन्ग जो है हमारे इन 2 चैप्टर्स में आएंगे, और दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं, बस थोड़े से लेंदी हैं। और वो लेंदी जो होते हैं चैप्टर वो टीचर के लिए होते हैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए क्या है, स्टूडेंट ने तो टॉपिक वाइज टॉपिक समझना ही है। तो ये लेंदी चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई होप आपको ये स्किप नहीं चेक करना चाहिए। हमारे यहाँ से 16 मार्क्स ईजिली बहुत ही अच्छे से गेन हो जाएंगे, और साथ ही साथ MCQ भी, क्योंकि बहुत ही ईजी चैप्टर्स हैं दोनों ही, भक्ति सूफी ट्रेडिशन भी और ये भी, दैट इज़ किंग्स एंड क्रॉनिकल्स।
तो हम बात कर रहे थे कि वहाँ पे सेंटर के अलावा भी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया था, फंक्शंस को डिवाइड किया गया था सेंटर पे, और वो जो फंक्शंस थे वो प्रोविंसेस में डिवाइड किए गए थे, यानी सूबाज में। तो ये जो सूबाज थे उनके मिनिस्टर्स जो हुआ करते थे, यानी उनको संभालने के लिए कोई ना कोई पर्सन तो होगा, तो उनके जो मिनिस्टर हुआ करते थे उनके भी आगे सबऑर्डिनेट हुआ करते थे, यानी उनके भी अंडर लोग काम किया करते थे। और वो कौन कौन हुआ करते थे? दैट इज दीवान, बख्शी एंड सदर। ये तीन जो थे सबऑर्डिनेट्स थे किसके? मिनिस्टर्स ऑफ सूबाज के। और कौन कौन थे वो? दीवान, बख्शी एंड सदर। तो हेड ऑफ जो सूबा हुआ करते थे उन्हें कहा जाता था सूबेदार। सुना ही होगा आपने ये वर्ड सूबेदार। और जो डायरेक्टली रिपोर्ट करता था उस एरिया के रूलर को, यानी जिसके अंडर उनका जो प्रोविंस था, सूबा आता था, उसके रूलर को डायरेक्टली रिपोर्ट करने का काम जो था वो किसका था? सूबेदार को। और सूबेदार को रिपोर्ट कौन करते थे? दीवान, बख्शी और सदर। ये तीन लोग करा करते थे। तो पहले हम ये समझते हैं कि हमारा जो स्टेट, हमारी जो कंट्री है वो एक कंट्री है, ठीक है। फिर वो स्टेट्स में डिवाइडेड है, फिर वो आगे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है, और फिर वो आगे विलेजेस में डिवाइडेड है, तहसील वगैरह में। मतलब इस तरह से जो है वो स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो सूबा भी जो आगे है, यानी स्टेट भी जो है आगे डिवाइडेड है सरकार्स में। जैसे क्या कहा जाता है? सरकार्स कहा जाता है, यानी उस एरिया को सरकार्स कहा जाता है। और उनकी जो प्रोटेक्शन है ना, उनको जो प्रोटेक्ट करने का काम है वो कौन करते हैं? वहाँ पे फौजदार्स करते हैं। कौन करते हैं? फौजदार्स करते हैं, जिसे हम कमांडेंट्स भी कहते हैं। कमांडर से बना ये वर्ड, कमांडेंट्स भी कहते हैं, फौजदार कहते हैं। और ये जो फौजदार होते हैं ना, उनके पास भारी मात्रा में कैवलरी होती है। कैवलरी मतलब घोड़सवारी पे ये जो मिलिट्री वर्क करना, ठीक है, कैवलरी होती है। और साथ ही साथ ये मस्टीर्स इन डिस्ट्रिक्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट में मस्टीर्स का काम करते हैं। मस्टीर्स का मतलब काम करना मतलब राउंड लगाना। क्या करना? राउंड लगाना और सुपरवाइज करना कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है। जैसे एक स्कूल के, एक इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो ये मस्टीर्स का जो काम होता है वो कौन करता है? प्रिंसिपल करते हैं, हेड्स करते हैं, या फिर टीचर्स करते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात किया कि सूबा जो था वो आगे फर्दर डिवाइडेड था सरकार्स में, और उन्हें फौजदार द्वारा प्रोटेक्शन दी जाती है। और फौजदार जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदे होते हैं, उनके पास हैवी कैवलरी होती है, और मस्टीर्स का भी ये काम किया करते हैं। अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। कहता है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो भी कुछ ना कुछ देखरेख करता है, और वो जिनकी देखरेख करता है उसे कहते हैं सब डिस्ट्रिक्ट्स। क्या कहते हैं? सब डिस्ट्रिक्ट्स, जिसे परगाना कहा गया। क्या कहा गया? परगाना कहा गया। और इस परगाना को जो लुक आफ्टर करता है, देखरेख करता है, वो 3 सेमी हेरिडिटरी ऑफिसर्स करते हैं। और वो कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं? एक को कहते हैं कैनुंगा, कैनुनगो, जो क्या करता है? रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को रखता है, यानी कितनी इनकम उस जगह से हुई है उसका सारा रिकॉर्ड्स रखने वाला पर्सन क्या कहलाता है? कैनुनगो कहलाता है। क्या कहलाता है? कैनुनगो। सेकंड जो पर्सन होगा उसे कहते हैं चौधरी। चौधरी कौन होगा? जो ये सारे के सारे रेवेन्यू को कलेक्ट करने का काम करेगा, यानी इंचार्ज बनेगा, उसको कलेक्ट करवाएगा। दैट इज द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। जो रेवेन्यू कलेक्शन का इंचार्ज होगा उसे क्या कहा जाएगा? चौधरी कहा जाएगा। और तीसरा आ जाता है हमारे पास काजी। काजी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। काजी कौन होते हैं? ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लोकल वकील रखा जाता है, यानी जो सारे इश्यूज जो हैं डिस्ट्रिक्ट के सॉर्ट आउट करता है, उसे क्या कहा जाता है? काजी कहा जाता है, यानी लोकल जज कहा जाता है। सॉरी, क्या कहा जाता है? लोकल जज कहा जाता है। तो ईच डिपार्टमेंट ऑफ एडमिन जो है, मतलब हर डिपार्टमेंट जो था एडमिनिस्ट्रेशन का, हर डिपार्टमेंट में लास्ट सपोर्ट स्टाफ था। और वो लास्ट सपोर्ट स्टाफ में मतलब जो सपोर्ट करते थे, ऐसे स्टाफ में कौन कौन लोग आ जाते थे? क्लर्क्स आ जाते थे, अकाउंटेंट्स आ जाते थे, ऑडिटर्स आ गए जो ऑडिट करने का काम, यानी ये देख रहे थे कि कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, फोर्ज एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही, सारी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो फैक्ट्स के बेसिस पे हैं या नहीं। मैसेंजर्स यानी इन्फॉर्मेशंस को ट्रांसफ़र करने का काम। अदर फंक्शनरीज जो भी और दूसरे काम हुआ करते थे वो लोग भी हुआ करते थे। ये सारे के सारे जो लोग थे ना वो टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल थे, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हें काम सिखाया गया था। और इनकी जो फंक्शनिंग हुआ करती थी, काम जो हुआ करते थे, अकॉर्डेंस हुआ करते थे, मतलब जिस तरह से उन्हें कहा गया उस तरह से वो काम किया करते थे। बिल्कुल स्टैंडर्डाइज तरीके से काम किया करते थे। हर रूल्स को और प्रोसीजर्स को वो बहुत ही स्टैंडर्डाइज तरीके से फॉलो किया करते थे।
तो ये था उनका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क सिस्टम भी, कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो की गई थी सेंटर को छोड़ के। और अब हम बात करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज की। तो अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हो रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे कोई ना कोई ऑफिशियल लैंग्वेज तो होगी। तो पर्शियन लैंग्वेज को क्या डिक्लेयर किया गया था, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। क्या डिक्लेयर किया गया था, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। लेकिन जो विलेजेस हुआ करते थे, यानी जो सब डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करती थी, डिस्ट्रिक्ट को आगे जब बांटा गया था विलेजेस में, तो उन विलेजेस में वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन के साथ साथ लोकल लैंग्वेजेस भी यूज़ की जाती थी। क्या की जाती थी, लोकल लैंग्वेज भी यूज़ की जाती थी। मेनली जो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी दैट इज़ पर्शियन लैंग्वेज। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ 9th टॉपिक। इसका सिर्फ इंट्रोडक्टरी बात करेंगे, बाकी जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बियॉन्ड द फ्रंटियर्स। बियॉन्ड द फ्रंटियर से पहले हम कुछ टाइटल्स के बारे में बात करेंगे। जो टाइटल्स जो थे वो मुगल एम्परर्स के द्वारा यूज़ किए जाते थे। और कुछ जो हैं मतलब टाइटल्स आपने ये सारे ही सुने होंगे और आपको पता भी होगा, बस हमने ये टाइटल्स के बारे में जानना है। ये जो टाइटल्स हैं यानी कौन कौन से टाइटल्स मुगल एम्परर्स के लिए यूज़ किए जाते थे, इसका टोटली जो डिस्क्रिप्शन है ना वो क्रॉनिकल्स में किया गया है। ये बात हमने याद रखनी है कि टाइटल्स जो एम्परर्स के लिए यूज़ किए जाते थे, पहले हमने जो पढ़े थे टाइटल्स उसमें ये पढ़ा था कि अगर कोई एम्परर जो है वो उसको सिंहासन मिलता है या कोई विक्ट्री करके आता है तब टाइटल्स दिए जाते थे, और साथ ही साथ और जो उसके सबऑर्डिनेट्स होते थे उनको टाइटल्स वगैरह दिए जाते थे। तो ये टाइटल्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो किस में दिया गया है, क्रॉनिकल्स। यानी क्रॉनिकल्स से हमें पता चला था कि जो मुगल एम्परर्स थे उनके भी टाइटल्स हुआ करते थे। तो पहला जो टाइटल डिफाइन किया गया दैट इज़ शहंशाह। आपने सुना ही होगा अकबर को शहंशाह कहा जाता था। तो शहंशाह का मतलब किंग ऑफ किंग्स, यानी राजाओं के राजा, शहंशाह अकबर जलालुद्दीन। नेक्स्ट जो टाइटल है दैट इज जहांगीर। जहांगीर उन पर्सन को कहा जाता था जो वर्ल्ड सीजर हुआ करते थे। वर्ल्ड सीजर मतलब जो वर्ल्ड को रोक देते थे, कंट्रोल किया करते थे, दैट इज वर्ल्ड सीजर, जिसे जहांगीर कहा गया था। और तो ये तीसरा जो टाइटल है, थर्ड वन, दैट इज शाहजहां। सुना होगा आपने शाहजहां के बारे में। शाहजहां मीन्स किंग ऑफ वर्ल्ड, किंग ऑफ वर्ल्ड। तो ये जो टाइटल्स थे मुगल एम्परर्स के लिए यूज़ किए जाते थे। और इन टाइटल्स के बारे में हिस्टोरियंस को या हमें कैसे पता चला, ये टाइटल्स के बारे में हमें पता चला क्रॉनिकल्स थे। तो ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट थिंग है कि कहाँ से हमें इन टाइटल्स के बारे में पता चलता है। तो टोटली इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल रही है दैट इज़ फ्रॉम क्रॉनिकल्स। ओके जी, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आफ्टर डिस्कसिंग दिस टॉपिक इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, और प्लीज़ डू योर वर्क टाइमली प्लीज़, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रे फॉर एवरीवन। इन नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो ये चैप्टर है वो टोटली फिनिश्ड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो साथ साथ अपने नोट्स बना लें ताकि जो हमारी नेक्स्ट बुक है वो स्टार्ट करने में कोई भी दिक्कत ना हो, आप अपना पेंडेंसी वर्क लेकर ना चलें। So see you in next video with new topic, with new last topic of this chapter. Till then, take care. Thank you.